Hello everyone, we are going to start with the chapter named Coordination Compound. यह लेक्चर सामान्यतः हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है और इसमें हम उपसंयोजक यौगिक के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में सामान्यतः हम उपसंयोजक यौगिक की परिभाषा, लिगेंड, समायवता यानी आइसोमेरिज्म, संक्रमण और संकरण के बारे में जानेंगे। यहाँ पर अगर मेन बात देखा जाए तो हम बात करेंगे क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी की, यानी क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन ऊर्जा की भी बात करेंगे, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके अध्याय में है। आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम हम यहाँ पर उपसंयोजक यौगिक की परिभाषा के बारे में समझेंगे और जानेंगे होता क्या है। एक उदाहरण लेते हैं सामान्यतः, जैसे मान लीजिए कि आपके पास है, हम लेते हैं AgNH3 और इसके ऊपर क्या लेते हैं हम लोग, धनात्मक आवेश ऑक्सीकरण संख्या हम लोग लेते हैं। तो अगर यहाँ देखा जाए तो जो Ag है इसी को हम लोग बोलते हैं केंद्रीय परमाणु धातु। क्या बोलते हैं? केंद्रीय परमाणु धातु बोलते हैं। और इससे जुड़ा क्या हुआ है, इसको बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं? लिगेंड। अगर बुक्स में देखा जाए तो लिगेंड को कुछ इस तरह लिखा जाता है। इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट इसको लिगेंड इस तरह हम लोग देखते हैं। तो अगर यहाँ देखा जाए तो जो केंद्रीय परमाणु धातु है वो सीधे रूप से किससे जुड़ा हुआ है? लिगेंड से जुड़ा हुआ है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उपसंयोजक यौगिक के नाम से जानते हैं। तो अगर इसको परिभाषित करना तो कैसे करेंगे? तो हम लोग कहेंगे कि जब केंद्रीय परमाणु धातु सीधे किसी लिगेंड से इलेक्ट्रॉनों के संयोजकता से बना हो या इलेक्ट्रॉनों के अतिव्यापन से बना हो, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को कहते हैं उपसंयोजन यौगिक कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग? जब कोई केंद्रीय परमाणु धातु सीधे रूप से लिगेंड से जुड़ा हो। अब वो क्या हो सकते हैं लिगेंड? वो लिगेंड हो सकता है या तो उदासीन अणु या ऋणात्मक अणु हो सकता है। तो क्या कह सकते हैं हम लोग, जब कोई केंद्रीय परमाणु धातु सीधे रूप से लिगेंड से जुड़ा हो तो इलेक्ट्रॉनों के अतिव्यापन से, अब ये किसके इलेक्ट्रॉन होंगे? तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो लिगेंड के होंगे। किसके? इलेक्ट्रॉनों के अतिव्यापन से जो आबंध बनता है या यौगिक बनता है, उसे उप सहसंयोजन यौगिक के नाम से जानते हैं। यौगिक के नाम से जानते हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं, क्या होता है उपसहसंयोजक यौगिक? यानी वे केंद्रीय परमाणु धातु जो सीधे लिगेंड से जुड़े हुए हों और एक यौगिक का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? उपसहसंयोजन यौगिक कहते हैं। अब आइए देखते हैं कुछ उदाहरण इनके। अगर उदाहरण की बात किया जाए यहाँ पर, जैसे स्टार्टिंग में हमने उदाहरण लिया था AgNH3A2 और इस पे ऑक्सीजन संख्या प्लस लिया गया है। तो यहाँ जो Ag है उसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रीय परमाणु धातु। और यहाँ जो सीधे लिगेंड से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जो NH3 दिया हुआ है वो क्या है? लिगेंड है। क्या है आपका? लिगेंड है। यानी Ag सीधे किससे जुड़ा हुआ है? लिगेंड से जुड़ा हुआ है।
यही बनने वाला यौगिक क्या कहलाता है आपका? उपसहसंयोजक यौगिक के नाम से जाना जाता है। और अगर उदाहरण लिया जाए तो जैसे हम बोल सकते हैं CONH3 6 और ऊपर क्या लगा हो? +3 लगा हो। और उदाहरण अगर आप लेंगे तो FeCN6 3-, इस तरह हम कई उदाहरण दे सकते हैं। अब ये बनता कैसे है, ये भी एक बड़ी बात है। तो आइए देखते हैं कि उपसहसंयोजक यौगिक को बनाने के लिए क्या जरूरतें हैं। तो यहां लिखेंगे टॉपिक हम लोग उप सह संयोजक यौगिकों का निर्माण। अब इसके लिए कुछ जरूरी बात है जो आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए। पहला जो बिंदु है इसका वो ये कि जो भी केंद्रीय परमाणु धातु होंगे सामान्यतः आवेशित होने चाहिए। क्या होने चाहिए? आवेशित होने चाहिए। कुछ को छोड़ के, किनको छोड़कर? जैसे कि Ni अपने उदासीन अवस्था में भी बंध बना लेता है। और किसके साथ बना लेता है? तो Ni भी हो सकता है आपका, Fe भी हो सकता है, Cr भी हो सकता है। और ये किसके साथ सामान्यतः बंध बना लेता है? तो ये कार्बोनिल के साथ सामान्यतः उदासीन अवस्था में भी बंध बना लेता है। दूसरी बात जो हमें याद होना चाहिए वो ये है कि लीगेंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीगेंड होना चाहिए। और अंतिम बिंदु जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करके उपसंयोजन यौगिक बनाएंगे तो जो केंद्रीय परमाणु धातु है उसकी जो संयोजकता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? उत्कृष्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उत्कृष्ट होनी चाहिए। उत्कृष्ट मतलब कि नोबल गैसेस जैसे होना चाहिए। किसके जैसा होना चाहिए? नोबल गैसेस जैसा होना चाहिए। यहां पर केंद्रीय परमाणु धातुओं में कुल इलेक्ट्रॉन नोबल गैसेस जितना होना चाहिए। नोबल गैसेस जितना होना चाहिए। अब ये नोबल गैसेस जितना इलेक्ट्रॉनों के होने से क्या फायदा है और कहां के होने चाहिए? तो जिस पीरियड से एलिमेंट आपका यानी धातु रहता है उसी एलिमेंट का जो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को मैच करना चाहिए या उसके आसपास होना चाहिए। अब देखते हैं कैसे बनता है। जैसे कि उदाहरण ले लीजिए कि आपके पास कोबाल्ट +3 है और इससे मुझे क्या करना है? यौगिक किसके साथ बनाना है? किस लिगेंड के साथ? H2O के साथ बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि CO का परमाणु संख्या लिखेंगे। CO का जो परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है? तो याद करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। वो है साइंस टीचर विनीता कृपलानी मने पे को नी क्यों जी। स्कैंडियम का 21 होता है तो इसका 22, इसका 23, 24, 25, 26, 27 क्या होता है उसका? कोबाल्ट का 27 परमाणु क्रमांक होता है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे? 24। क्या होंगे? 24। अब बात यह है कि कोबाल्ट वाले जो पीरियड है उसमें कौन सा नोबल गैस होगा?
तो अगर कोबाल्ट अगर देखा जाए तो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है आपका। कौन से आवर्त का है? तो चतुर्थ आवर्त का है। चतुर्थ आवर्त में कौन सा नोबल गैस होता है? तो अभी हम लोग देख सकते हैं, तो आपका होता है हेमा, नेहा और करीना। यानी कौन होता है? क्रिप्टन होता है। कौन होता है? क्रिप्टन। इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। इसका नियोन का कितना होगा आपका? 10 होगा। आर्गन का 18 होगा और इसका कितना होगा? 36 होगा। तो अगर 24 के सामने जो नोबल गैस है वो कौन सा है? क्रिप्टन है। तो उसका परमाणु क्रमांक क्या है? 36 है। अगर इन दोनों का अंतर देखा जाए तो कुल 12 का अंतर है। अब एक छोटी सी बात हम समझ लेते हैं कि जो H2O लिगेंड है वो हमेशा क्या करता है? पेयर में इलेक्ट्रॉन अपना साझा करता है। पेयर मतलब एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन वो देगा। अगर मान लीजिए कि हमको कुल इलेक्ट्रॉनों की जरूरत कितनी है? 12 है। ये कितना देता है? 2। तो कितना हम H2O ले लें कि 12 इलेक्ट्रॉन हो जाए? तो हमको समझ में आता है कि अगर 6 H2O ले लेंगे तो हम लोग को 12 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉनों का अंतर कितना है? 24 और 26 में, तो 12 का है। एक लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन देता है? 2 देता है। तो 12 के लिए हमको कितना लिगेंड चाहिए? 6 चाहिए। यानी कोबाल्ट क्या करेगा? 6 H2O यानी 6 लिगेंड के साथ बंध बनाएगा। और क्या बनाएगा? तो जो बंध बनेगा वो बनेगा CO H2O6। अब बात है कि यहाँ पर आवेश क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो हमने माना जो CO पे आवेश है वो कितना है? प्लस का 3 है। जो H2O होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? प्लस 3। यही हम क्या करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर रख देंगे। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट क्या है? जिसको हम लोग बोलते हैं गुरु कोष्ठक। क्या बोलते हैं? गुरु कोष्ठक क्या होता है? जो सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है उसके ऊपर हम क्या करेंगे? तो जो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या है उसको हम लोग रख देंगे। इस तरह क्या होता है? आपका उपसहसंयोजक यौगिक का निर्माण होता है। एक और उदाहरण लेते हैं यहाँ पर। उदाहरण स्वरूप जान लिया, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास है Fe+2 और मैंने लिगेंड लिया है क्या? NH3। तो सबसे पहले Fe का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले आपको जानना परमाणु क्रमांक। तो यह जो परमाणु क्रमांक है वो Fe का कितना होता है? तो Fe का होता है 26। कितना होता है? 26। ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में आपको देखना है कि चतुर्थ आवर्त में यानी फोर्थ पीरियड में कौन सा नोबल गैस है, कौन सा उत्कृष्ट गैस है, कौन सा उत्कृष्ट गैस है। तो देखना है कि फोर्थ पीरियड में यानी चतुर्थ आवर्त में नोबल अर्थात उत्कृष्ट गैस कौन सा है। तो सबको पता है कि अगर इसका 26 परमाणु क्रमांक है तो इसके सामने जो नोबल गैस है वो क्रिप्टन है और जिसका परमाणु संख्या क्या होता है? 36 होता है। ये बात हमको पता होना चाहिए। अब यहां देखा जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 का मतलब क्या? 2 इलेक्ट्रॉन का ह्रास हो चुका है, यानी बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 24 होगा। अब इन दोनों का अंतर यानी नोबल गैसेज में यानी उत्कृष्ट गैसेज में जो परमाणु क्रमांक है और यहाँ पर 26 में जब 2 इलेक्ट्रॉनों का ह्रास हो गया तो बचा हुआ इनके बीच के अंतर को हमको देखना है। तो जो बीच का इन दोनों के बीच का अंतर है वो 12 का है। कितना है? 12 का है। तो हमने क्या देख लिया? इलेक्ट्रॉनों का अंतर देख लिया। क्या देख लिया? इलेक्ट्रॉनों का अंतर। यानी पहला बिंदु क्या है आपका? आपको देखना है कि परमाणु क्रमांक क्या केंद्रीय परमाणु धातु का। अगर जितना आवेश है उतना घटा के आप लिख दीजिए। जैसे कि इसमें क्या था? 26 - 2 घटा के कितना हो गया आपका? 24। फिर देखेंगे कि उस आवर्त में यानी जिस केंद्रीय परमाणु धातु का आवर्त को हमको देखना है कि कौन से आवर्त का केंद्रीय परमाणु धातु है और फिर हमको क्या करना है? वहां पे उसका नोबल गैस लिखना है। जब हम नोबल गैस लिख लेंगे तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन बचा था और जो नोबल गैस का परमाणु क्रमांक है उसमें अंतर निकालेंगे। अंतर कितने का है आपका? 12 का आया है। कितने का आया है? 12 का। अब हमको पता है कि जो अंतिम व्यवस्था उसमें हम देखेंगे कि जो लिगेंड होता है हमेशा कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? वो 2 इलेक्ट्रॉन साझा करता है। तो अगर एक लिगेंड 2 साझा करता है और अंतर जो है वो 12 का है यानी 12 इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए, तो कितना लिगेंड प्रयोग होगा? यहाँ पर कुल 6 लिगेंड प्रयोग यहाँ पर होंगे। अगर 6 लिगेंड प्रयोग होगा
तो हम जान रहे हैं कि जो Fe होगा वो कितने NH3 के साथ बंध बनाएगा, 6 के साथ। अब बात यह है कि इस परमाणु यानी यौगिक पर, इस यौगिक पर कुल कितना आवेश होगा, इसको हमको निकालना है। हम Fe का मान के चल रहे हैं कि जो उस पर आवेश है वो कितने का है, +2 का है। तो Fe की जगह क्या रखेंगे हम लोग, +2 रखेंगे। NH3 क्योंकि उदासीन है तो उसमें कितना आवेश होगा, 0, यानी कुल इसका जो मान होगा किसके बराबर होगा, +2 होगा। यही हम क्या करेंगे, इस गुरु कोष्ठक के ऊपर यानी स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर रख देंगे और इस तरह हमारा क्या होगा, उपसहसंयोजक यौगिक का निर्माण होता है। एक उदाहरण और ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे कि मान लीजिए आपके पास Na है और इसका बंध बनाना किससे, कार्बोनिल समूह से। किससे, कार्बोनिल समूह से। अब Na का परमाणु क्रमांक क्या है, तो स्कैंडियम का 21 है। तो साइंस टीचर विनीता कृपलानी मने फे को नी 28वां परमाणु क्रमांक है इसका। क्या है, इसको याद कैसे करेंगे, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मने फे को नी। क्या है, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मने फे को नी, फिर आता है क्यों, और अंतिम में आता है क्या, जिंक, जिसको हम बोलते हैं जी। अगर आप देखिए तो स्कैंडियम क्या होता है, उसका परमाणु क्रमांक 21 होता है, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, तो निकल का क्या होगा, 28 हो जाएगा। वहीं कॉपर का 29 और जिंक का क्या होता है, 23 होता है आपका। तो यहाँ जो निकल है उसका जो परमाणु क्रमांक हो कितना है, 28 है। हमने कोई आवेश माना नहीं है क्योंकि ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि निकल, आयरन और क्रोमियम या कोबाल्ट ये समूह क्या करते हैं, कोबाल्ट के साथ बिना आवेश के भी बंध बना लेते हैं। किसके साथ, कार्बोनिल के साथ ही ऐसा होता है। अब इसका अगर देखा जाए परमाणु क्रमांक 28 है और जितना परमाणु क्रमांक उतने इलेक्ट्रॉन है। अगर देखा जाए तो Na जो है वो 4th पीरियड यानी चतुर्थ आवर्त का परमाणु है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि उसके सामने वाला उत्कृष्ट गैस लेंगे। जो उत्कृष्ट गैस होता है वो कौन सा होता है, 4th पीरियड में क्रिप्टॉन होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 36 होता है। अगर इसमें अंतर देखा जाए कुल 8 का अंतर आ रहा है। कितने इलेक्ट्रॉनों का अंतर आ रहा है, 8 इलेक्ट्रॉनों का अंतर आ रहा है। अब हम जानते हैं कि एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, डोनेट करता है या साझा करता है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन साझा करता है कुल हमको इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए, 8, यानी कितने सीओ की जरूरत पड़ेगी, कुल 4 की सीओ की जरूरत पड़ेगी। यानी अगर एक सीओ कितना इलेक्ट्रॉन देता है, 2, हमको चाहिए कितना, चाहिए 8। तो ये कितना चाहिए, अगर एक 2 देता है तो हमको कितना चाहिए, 8 के लिए 4 चाहिए। कितना चाहिए, 4 सीओ चाहिए। यानी क्या बनेगा, Na के साथ 4 सीओ आपस में जुड़ेगा। और अगर देखना कि इसके ऊपर कुल आवेश कितना है, नेट चार्ज कितना है, तो Na पे कोई आवेश था नहीं। जो सीओ है उस पे आवेश जो है वो शून्य होता है, उदासीन है। तो कुल कितना हो जाएगा, आवेश 0, और 0 को हम रखते नहीं है। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। अब इस अध्याय में हम ये भी देखेंगे कि आखिर उपसहसंयोजक यौगिक निर्माण होता है, इस सिद्धांत को किसने बताया। इस सिद्धांत को बताया अल्फ्रेड वर्नियर ने। किसने बताया, अल्फ्रेड वर्नियर। तो आइए अल्फ्रेड वर्नियर के सिद्धांत को हम देख लेते हैं। तो अब बात होगी अल्फ्रेड वर्नियर के सिद्धांत के। अल्फ्रेड वर्नियर के सिद्धांत की बात आपकी होगी यहां पर। अब अल्फ्रेड वर्नियर ने बताया क्या, उन्होंने यही बताया कि उपसहसंयोजक यौगिक बनता कैसे है। अब किससे मिलकर बनता है, पहला तो पहला बिंदु जो इन्होंने बताया वो बताया कि जो उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं, उप यौगिक होते हैं वे
केंद्रीय परमाणु धातु व लिगेंड से मिलकर बने होते हैं, बने होते हैं। दूसरा बिंदु, इनमें दो प्रकार की संयोजकता होती है। इनमें दो प्रकार की संयोजकता होती है। क्या होती है? संयोजकता होती है। अब संयोजकता को अंग्रेजी में कहते हैं कोवैलेंसी। क्या बोलते हैं? कोवैलेंसी। और आप सामान्यतः इसको ऐसे जान लीजिए कि इसको वैलेंसी के नाम से हम जानते हैं। कौन कौन सी दो संयोजकता होती है? तो उसको हम मानते हैं, एक होती है प्राथमिक संयोजकता। क्या होती है? प्राथमिक संयोजकता। और दूसरी होती है द्वितीयक संयोजकता। क्या होती है? द्वितीयक संयोजकता होती है। अब इन दोनों को परिभाषित करेंगे और जानेंगे कि ये क्या होते हैं। तो अगर बात किया जाए यहां पे प्राथमिक संयोजकता की, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी। क्या बोलते हैं? प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राथमिक संयोजकता की जब बात करते हैं तो यह परिभाषित होता है ऑक्सीकरण संख्या से। किससे? ऑक्सीकरण संख्या से। किसकी ऑक्सीकरण संख्या? केंद्रीय परमाणु धातु की। किसकी? केंद्रीय परमाणु धातु की ऑक्सीजन संख्या से हम परिभाषित करेंगे। यानी जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई लिगेंड लिया है AgNH3 का होल ट्वाइस और इसके ऊपर क्या है? प्लस है। तो यहां पर जो केंद्रीय परमाणु धातु है इसकी ऑक्सीजन संख्या ही क्या होगी? प्राथमिक संयोजकता को परिभाषित करती है। तो जिसकी संयोजकता हमको निकालनी है, यानी केंद्रीय परमाणु धातु की अगर संयोजकता निकालनी है तो उसको हम क्या मानेंगे? उसको मान के चलेंगे कि X है। जो NH3 होता है वो क्या होता है? उदासीन लिगेंड का उदाहरण, यानी उस पर आवेश क्या होगा? शून्य। इस परमाणु के ऊपर जो कुल आवेश है वो कितना है? 1 है। यानी बराबर में क्या हो जाएगा? +1। यानी X बराबर क्या हो जाएगा आपका? X बराबर हो जाएगा +1। यानी यहाँ पर जो प्राइमरी वैलेंसी है, वो जो प्राथमिक संयोजकता है, वो क्या हो जाएगा आपका? +1 यहाँ पर हो जाएगा। अब बात करते हैं द्वितीयक संयोजकता क्या होती है। तो यहाँ जो लिगेंड सीधे रूप से किससे जुड़े हुए हैं? Ag से जुड़े हुए हैं। तो ये जो लिगेंड सीधे रूप से सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय परमाणु धातु से जुड़ा है, वही क्या होता है? द्वितीयक संयोजकता होती है। तो कितने लिगेंड है यहाँ पर? 2 है। वही हमारी क्या हो जाएगी? सेकेंडरी वैलेंसी यानी द्वितीयक संयोजकता कहलाती है। और उदाहरण लेते हैं और इसको जानते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास दिया है CO CN6 3-। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? CO का ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ऑक्सीजन संख्या, जिसको हम क्या मानेंगे? X। CN साइनो ग्रुप है तो उस पर जो आवेश होता है वो -1 का होता है, और जो कुल आवेश दिया हुआ है पूरे गुरु कोष्ठक पे वो दिया -3, यानी बराबर में क्या हो जाएगा आपका? -3। X 6 गुणा जो -1 होता है वो -6 हो जाएगा, और वो किसके बराबर हो जाएगा? -3 के। यानी X बराबर होगा -3 + 6, यानी कुल कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा। यानी ये हमारा क्या हो गया? यही होगा प्राथमिक संयोजकता, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? +3 बोलेंगे। अब दूसरी बात है यहाँ पर कि कितने लिगेंड सीधे रूप से जुड़े हुए हैं केंद्रीय परमाणु धातु से। तो कुल 6 लिगेंड सीधे रूप से केंद्रीय परमाणु धातु से जुड़े हुए हैं। कुल 6 लिगेंड सीधे रूप से केंद्रीय परमाणु धातु से
जुड़े हुए हैं। अतः द्वितीयक संयोजकता कितनी होगी? 6 होगी। कितनी होगी? 6 होगी। यानी आप बोल सकते हैं सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी? 6 होगी। यानी जब हम कोई संयोजक यौगिक लेते हैं तो जो केंद्रीय परमाणु धातु होता है उसकी जो ऑक्सीजन संख्या होती है उसे हम प्राइमरी वैलेंसी यानी प्राथमिक संयोजकता के नाम से जानते हैं, और उससे जुड़े कुल लिगेंड जो सीधे रूप से लिगेंड जुड़े हुए हैं वो द्वितीयक संयोजकता को परिभाषित करता है। यानी जो पहला बिंदु था वर्नियर का, वो ये बोले थे कि लिगेंड और केंद्रीय परमाणु धातु मिलकर ही क्या करते हैं? आपका उपसंयोजक यौगिक बनाते हैं। दूसरा बिंदु है कि दो तरह की संयोजकताएं होती हैं, एक प्राथमिक और दूसरी द्वितीयक संयोजकता होती है। जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो केंद्रीय परमाणु धातु की ऑक्सीजन संख्या को जानते हैं, बताती है, और जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो कितने लिगेंड सीधे रूप से केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए हैं, ये द्वितीयक संयोजकता को परिभाषित करती है। अब बात यह है कि प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता किससे संतुष्ट होती है, तो तीसरा बिंदु यही होता है आपका। तो अगर तीसरे बिंदु की बात करेंगे यहां पर, तो तीसरा बिंदु ये बताता है कि जो प्राथमिक संयोजकता होती है, प्राथमिक संयोजकता हमेशा ऋणात्मक लिगेंड से संतुष्ट होती है। किससे? ऋणात्मक लिगेंड से संतुष्ट होती है। वहीं द्वितीयक संयोजकता किससे संतुष्ट होती है? तो द्वितीयक संयोजकता हमेशा ऋणात्मक लिगेंड व उदासीन अणुओं से संतुष्ट होते हैं। अब यहाँ ऋणात्मक से क्या मतलब है? जैसे कि F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। यहाँ पर उदासीन से क्या मतलब है? जैसे कि कार्बोनिल, क्या हो गया? कार्बोनिल, अमीन, एमीन, NH3 बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? एक्वा। फिर क्या ले सकते हैं हम लोग? EL ले सकते हैं। तो ये किसको परिभाषित करते हैं? ये परिभाषित करते हैं आपको उदासीन अणुओं के बारे में। अब अल्फ्रेड वर्नियर का जो चौथा सिद्धांत है वो कुछ इस प्रकार है। उन्होंने बोला कि जो भी केंद्रीय परमाणु धातु और लिगेंड क्या होता है, एक गुरु कोष्ठक में रखा जाता है, और उसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन के नाम से जानते हैं, जिसका दूसरा नाम है समन्वय बहुफलक कहते हैं। क्या बोलते हैं? समन्वयक बहुफलक। यानी एक दिक् स्थान होता है। क्या होता है? दिक् स्थान। यानी 3 डायमेंशनल स्पेस में हम क्या करते हैं? इनको संयोजित करते हैं या रखते हैं। क्या करते हैं? रखते हैं। तो कोई भी केंद्रीय परमाणु धातु लिगेंड के साथ जब जुड़ा होगा तो वो 3 डायमेंशनल स्पेस में यानी दिक् स्थान में कैसा दिखता है, ये इनका चतुर्थ बिंदु है। यानी जो चौथा बिंदु है उन्होंने बताया कि केंद्रीय परमाणु धातु जब लिगेंड से जुड़कर उप सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करता है, तो उसे हम गुरु कोष्ठक में दर्शाते हैं। गुरु कोष्ठक में दर्शाते हैं और उसे 3 डायमेंशनल स्पेस जिसको हम कहेंगे दिक् स्थान,
में भी परिभाषित कर सकते हैं। में भी परिभाषित कर सकते हैं। अब थ्री डायमेंशनल स्पेस का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी दिक् स्थान का क्या मतलब है कि किस स्थान में हम उसे किस रूप में दिखा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जो ज्योमेट्री होती है, ज्यामिति होती है किसी भी परमाणु की, उसको हम क्या कर सकते हैं, थ्री डायमेंशनल स्पेस में यानी दिक् स्थान में ही हम दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं देख लिया जाए, ये चतुर्थ बिंदु है इनका। तो क्या बोला इन्होंने, केंद्रीय परमाणु धातु जब लिगेंड से जुड़कर उपसंयोजक यौगिक का निर्माण करता है तो उसे गुरु कोष्ठक में दर्शाते हैं और उसे थ्री डायमेंशनल स्पेस में भी परिभाषित कर सकते हैं। कैसे करते हैं देख लीजिए, जो परिभाषित करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल, और हिंदी में बोला जाता है समन्वय बहुफलक। क्या बोलते हैं, समन्वय बहुफलक। यानी जब हम केंद्रीय परमाणु धातु व लिगेंड को हम थ्री डायमेंशनल स्पेस यानी दिक् स्थान में दर्शाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, समन्वय बहुफलक के नाम से जानते हैं। जैसे कि उदाहरण ले लिया जाए, यहां पर उदाहरण है, मान लीजिए कि आपके पास NiCO4 है, इसको कैसे दिक् स्थान में हम दर्शाएंगे। Ni से कुल कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 4। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, चतुष्फलकीय ज्यामिति में हम लोग दर्शाते हैं। किसमें, चतुष्फलकीय ज्यामिति में हम दर्शाते हैं। यानी वर्नियर के अनुसार हम किसी भी केंद्रीय परमाणु धातु और उससे जुड़े लिगेंड को ज्यामिति के अनुसार भी हम दर्शा सकते हैं। अगर यही बात आप करिए FeS2O6 3+3, तो इसको कैसे दिखाएंगे, कुल कितने लिगेंड है, 6 है। अब ये चतुष्फलकीय है तो ये क्या होगा, जब 6 लिगेंड जुड़े होते हैं तो उसको बोलते हैं अष्टफलकीय। क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय बोले थे। इसको कैसे लगा सकते हैं हम लोग, तो अष्टफलकीय संरचना ऐसे हम लोग सीधे सीधे रूप में बना लेंगे। कुल कितना लिगेंड है, 6। और इसका जो कुल आवेश है आवेश है वो क्या करेंगे हम, +3 से स्क्वायर ब्रैकेट पे यानी गुरु कोष्ठक के ऊपर हम क्या करेंगे, दिखाएंगे। तो इस तरह हम अल्फ्रेड वेरियर के सिद्धांत को देख सकते हैं। पहला सिद्धांत क्या है कि किससे मिलकर उपसंयोजक यौगिक बना होता, तो किससे मिलकर बना होता है, केंद्रीय परमाणु धातु व लिगेंड से। दूसरा बिंदु क्या है कि इसकी 2 संयोजकताएं होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी प्राथमिक व द्वितीयक संयोजकता है। जो प्राथमिक संयोजकता होती है उसका ऑक्सीकरण संख्या होता है किसका, केंद्रीय परमाणु धातु का। किससे संतुष्ट होती है, वह संतुष्ट होती है ऋणात्मक लिगेंड के द्वारा। अब बात करते हैं द्वितीयक संयोजकता, यह क्या होती है, इसको हम लोग समन्वय संख्या या सहसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन संख्या के नाम से भी जानते हैं। कितने लिगेंड सीधे रूप से केंद्रीय परमाणु धातु से जुड़े हैं, यही हमारे क्या होती है, उप सहसंयोजक संख्या कहते हैं, और इसी को हम लोग द्वितीयक संयोजकता के भी नाम से जानते हैं। तो अब इस किससे संतुष्ट होती है, तो ये उदासीन व ऋणात्मक लिगेंड से संतुष्ट होता है। जो अगला बिंदु है वो ये दर्शाता है कि इसको दिक् स्थान में हम कैसे दर्शाते हैं, तो दिक् स्थान में हम क्या करते हैं, ज्यामिति के रूप में हम दर्शाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुफलक, यानी समन्वय बहुफलक के नाम से जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि चतुष्फलकीय संरचना, फिर होती है आपकी अष्टफलकीय संरचना, क्या होती है, और एक होता है वर्ग समतलीय संरचना। तो वर्ग समतलीय संरचना भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें दिखा सकते हैं। तो ये तरीका है आपके वर्नियर सिद्धांत को जानने का। अब अगली बात देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस चैप्टर में क्या है जो हमको जानना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं या पद क्या हैं वो देख लिया जाए। जो बहुत अच्छे से हमको समझना चाहिए, इसमें जो पहला बिंदु है वो है आपका लिगेंड। क्या है, लिगेंड। अब लिगेंड होता क्या है कि जो के यानी जो, अब अगर सही से परिभाषित किया जाए तो हम कह सकते हैं कि
जो भाग सीधे रूप से केंद्रीय परमाणु धातु से जुड़ा होता है वही क्या होता है, लिगेंड कहलाता है। यानी हम बोल सकते हैं कि ऐसे स्पीसीज जो सीधे रूप से इलेक्ट्रॉनों के अतिव्यापन से सीधे रूप से किससे जुड़ा हो, लिगेंड से जुड़ा हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉनों के अतिव्यापन से सीधे रूप से केंद्रीय परमाणु धातु से जुड़ा होता है उसे ही लिगेंड कहते हैं, उसे ही लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं CO CN6 3-, तो यहां पर ये जो समूह है CN है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन किससे साझा करता है, CO से साझा करता है। किससे, अतिव्यापन से। जब दोनों के ऑर्बिटल यानी कक्षक एक दूसरे से अतिव्यापन करते हैं तो बंध बनाते हैं आपके। इस बात को हम यहाँ क्या करते हैं, दर्शाते हैं। अब देखते हैं कि लिगेंड के प्रकार क्या क्या होते हैं या लिगेंड क्या है वो देखा जाए। तो लिगेंड की परिभाषा हम देख लिए, लिगेंड के प्रकार देख लेते हैं। यानी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड के। अब किसके अनुसार होता है, पहला है आवेशों के अनुसार। तो आवेशों के अनुसार इसको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला धनात्मक, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज। दूसरा होता है ऋणात्मक, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज। और नेक्स्ट होता है आपका उदासीन, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। तो ये 3 भाग होते हैं आवेशों के अनुसार। किसके अनुसार हम बोल सकते हैं, आवेशों के अनुसार बोलते हैं। अब इनके उदाहरण देख लिया जाए एक एक करके। तो हम बात करेंगे पॉजिटिवली चार्ज की। किसकी, पॉजिटिवली चार्ज की बात हम करेंगे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, धनात्मक लिगेंड। धनात्मक लिगेंड कौन सा होता है, पहला NO+, जिसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रोसिलियम। क्या बोलते हैं, नाइट्रोसिलियम बोलते हैं। फिर आता है आपका NH2NH3+, इसको बोलते हैं हाइड्राजीनियम। क्या बोलते हैं, हाइड्राजीनियम। ये कुछ साधारण उदाहरण है। और क्या आपका C6H5NH3+, इसको क्या बोलते हैं, फिनाइल, क्या बोलते हैं, फिनाइल। इसको हम बोल सकते हैं एनिलीनियम। क्या बोल सकते हैं, एनिलीनियम, ज्यादा आसान रहेगा। इस तरह हम धनात्मक और इनको धनात्मक लिगेंड कहते हैं और इनका बहुत कम प्रयोग हम लोग देखते हैं अपनी किताबों में। तब बात करेंगे हम सीधे ऋणात्मक यानी नेगेटिवली चार्ज लिगेंड की। और उनके नाम भी हम लोग देखेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक लिगेंड। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक लिगेंड। अगर देखा जाए तो इसके उदाहरण है, सबसे पहले आप ले लीजिए F-, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोरिडो। क्या बोलते हैं,
क्लोरिडो। फिर आता है आपका Cl माइनस, क्या होता है आपका क्लोरिडो। एक बार कलर विजिबिलिटी देख लेते हैं रिकॉर्डिंग में। हाँ ठीक है। फिर आता है आपका Br माइनस, क्या होता है ब्रोमीडो। फिर क्या आता है आपका I माइनस, क्या बोलेंगे इसको आयोडीडो। फिर आता है आपका OH माइनस, इसको क्या बोलते हैं हाइड्रोक्सीडो। क्या है हाइड्रोक्सीडो है, क्या है हाइड्रोक्सीड। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ऋणात्मक लिगेंड का उदाहरण दे रहे हैं। और उदाहरण देखा जाए इनका, जैसे कि दिया CO3 2 माइनस, इसको बोलते हैं कार्बोनेटो। क्या बोलते हैं कार्बोनेटो। फिर आता है SO4 2 माइनस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंग्रेजी में बोलेंगे सल्फेटो, और हिंदी में भी ऐसे ही लिख सकते हैं हम लोग सल्फेटो। फिर आपका आता है PO4 3 माइनस, इसको हम लोग बोल सकते हैं फॉस्फेटो। क्या बोल सकते हैं फॉस्फेटो। CH3 CO माइनस, इसको बोलते हैं एसीटेटो। क्या बोलते हैं एसीटेटो। C2O4 2 माइनस, इसको बोल सकते हैं ऑक्जेलेटो। क्या बोलेंगे ऑक्जेलेटो। अब बात आता है ईएन, इसका आता है ईएन। तो ईएन को कैसे दर्शाते हैं, CH2 के दो तरफ, CH2 को दो तरफ क्या हो NH2 हो। अब इसको बोलते हैं एथिलीन। क्या बोलते हैं एथिलीन। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग एथिलीन 1,2 डाई एमीन। ए एमीन क्या बोलेंगे डाई एमीन के नाम से हम लोग जानते हैं इनको, या अंग्रेजी में लिखोगे तो बोलेंगे इसको इथाइलिन डाईएमीन। क्या बोलेंगे। अब इसको एथिलीन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं इथेन, क्योंकि ये कॉमन नेमिंग को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, तो एथिलीन में हमको स्थान बताने की जरूरत नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे इथेन 1,2 डाईएमीन के नाम से जानेंगे। अगर इसको साधारण नामकरण में देखेंगे तो क्या बोलेंगे एथिलीन, क्या हो जाएगा एथिलीन डाईएमीन, इस नाम से हम इसको लिख सकते हैं। और उदाहरण क्या है आपका, तो एक षष्ठ दंत उदाहरण है जिसको हम लोग बोलते हैं AdTA4 माइनस। क्या बोलते हैं AdTA4 माइनस। इसको कैसे दर्शाते हैं, तो हम लेते हैं CH2 एकदम एथिलीन डाइएमीन की तरफ, दोनों तरफ नाइट्रोजन लगाते हैं और उसमें एसीटेट आयन जोड़ते हैं CH2CO माइनस। इधर भी क्या जोड़ेंगे CH2COO माइनस, यहाँ भी क्या जोड़ेंगे CH2CO माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा CH2COO माइनस बोलते हैं। यहाँ अगर आप देखिए तो एक आवेश यहाँ पे, दो यहाँ पे, यहाँ क्या आपके पास लोन पेयर है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है 3, यहाँ पे 4 और एक 5, यहाँ पे 6, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग षटदंतुर। क्या बोलते हैं षटदंतुर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हेक्साडेंटेट। और ये बहुत महत्वपूर्ण लिगेंड का उदाहरण है। क्यों, यह 6 जोड़े में इलेक्ट्रॉन, 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपको डोनेट कर सकता है, यानी साझा कर सकता है, इसीलिए इसको बोला जाता है षटदंतुर। क्या बोला जाता है षटदंतुर। तो ये तो बात हो गई आपके किसकी ऋणात्मक लिगेंड का उदाहरण हो गया। अब बचा आपका उदासीन लिगेंड का उदाहरण। किसका उदासीन लिगेंड का उदाहरण। हमने यहाँ ईएन की बात करी है, ईएन क्या है उदासीन लिगेंड का ही उदाहरण है यहाँ पर। अब बात करेंगे हम उदासीन लिगेंड की। उदासीन मतलब न्यूट्रल लिगेंड यहाँ होता है। जिसका उदाहरण है पहला H2O, जिसको हम बोलते हैं एक्वा। क्या बोलते हैं एक्वा, इंग्लिश में बोलेंगे AQUA। दूसरा है NH3, जिसको हम लोग बोलते हैं एमीन, इस तरह लिखा जाता है, और अंग्रेजी में बोलते हैं AMMINE। फिर आपका आता है CO,
इसको बोला जाता है कार्बोनिल। यहाँ सी और ओ कैपिटल लेटर में होते हैं। अगला आपका क्या है, ईएन। क्या है, ईएन, जिसको हम बोलते हैं इथेन 1,2 डाई एमीन। क्या बोलते हैं, डाई एमीन के नाम से जानते हैं। इस तरह कुछ इसका हम नाम लिख सकते हैं, इथेन 1,2 डाईएमीन। तो ये तो आप किसके उदाहरण देख लिए हैं, ये देखें उदाहरण लिगेंड के किसके अनुसार, आवेशों के अनुसार। दूसरा जो क्लासिफिकेशन और वर्गीकरण है वो किसके अनुसार है कि कितने दाता समूह किसी से जुड़े हुए हैं। अब बात करेंगे हम दाता समूहों के अनुसार। दाता समूहों के अनुसार तो इसको हम परिभाषित कैसे करते हैं, जैसे कि एक दंतुर। कैसे, एक दंतुर यानी क्या बोलते हैं, यूनिडेंटेड। दूसरा क्या होता है, द्विदंतुर, जिसको बोलते हैं हम लोग डाइडेंटेड। और लास्ट होता है आपका बहुदंतुर, जिसको बोलते हैं हम लोग पॉलीडेंटेड। क्या बोलते हैं, पॉलीडेंटेड। अब एक दंतुर क्या होता है, जिसमें एक दाता समूह, जिसमें एक दाता समूह हो। अब एक दाता समूह वाले उदाहरण क्या है, जिसमें आवेश या तो +1 का हो या -1 का हो, ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग, एक दंतुर बोलते हैं। उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं हम लोग फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमीडो, आयोडीडो, हाइड्रोक्सीडो। फिर हो गया आपका नाइट्रेटो NO3-। तो इस तरह जो हाइड्रिडो हो गया, ये उदाहरण है किसके, आपके, ये उदाहरण आपके एक दंतुर के, क्योंकि एक ही आवेश है। या ले सकते हैं NO प्लस नाइट्रोसिलियम, या ले सकते हैं हाइड्रोजेनियम NH2 NH3+। तो इसमें क्या है, +1 आवेश है, या सब पे -1 -1 -1 आवेश है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक दंतुर। द्विदंतुर क्या होता है, जिसमें दो दाता समूह हो, यानी जिसपे +2 का चार्ज हो, -2 का चार्ज हो, उनको हम क्या बोल सकते हैं, द्विदंतुर समूह हम बोल सकते हैं। अब यहां देखा जाए द्विदंतुर के उदाहरण क्या होते हैं, तो द्विदंतुर के जो उदाहरण है आप देख सकते हैं, CO3 2-, SO4 2-, कार्बोनेटो, सल्फेटो, ये इनके क्या है, उदाहरण है। जैसे कि सल्फाइडो H2-, ऐसे हम उदाहरण इसमें ले सकते हैं। तो ये इनके क्या है, आपके प्योर उदाहरण इनके बनते हैं। अब आगे देखते हैं कि बहुदंतुर क्या होता है। बहुदंतुर यानी जिसमें दो या दो से अत्यधिक क्या हो, दाता समूह। क्या हो, दो या दो से अधिक अत्यधिक दाता समूह को क्या बोलते हैं, बहुदंतुर बोलते हैं। तो अगर यहाँ बहुदंतुर का उदाहरण लिया जाए, हम बोल सकते हैं कि वे लिगेंड जिनमें दो से अधिक दाता समूह उपस्थित हो, उन्हें बहुदंतुर
लिगेंड कहते हैं। उदाहरण समूह आपका है PO4 3 माइनस, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फेटो। क्या बोलते हैं? फॉस्फेटो। अगला उदाहरण आपका EDTA4 माइनस है, जिसको हम लोग बोलते हैं इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। जो है आपका CH2 दोनों तरफ N लगेगा और उन पर क्या होगा? लोन पेयर होगा। यहाँ लिख सकते हैं CH2 CO माइनस CH2 COO माइनस। यहाँ दो इथाइलिन ग्रुप है, तो इसको लिखेंगे हम लोग एथिलीन। दो अमाइन ग्रुप है, क्या बोलेंगे? डाइएमीन। कितना एसीटेट है? 4, तो क्या लिखेंगे इसको? टेट्रा एसीटेट समूह के नाम से जानते हैं। यानी इसका अगर इंग्लिश में नाम देखा जाए तो क्या बोलेंगे? इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट के नाम से हम लोग जानते हैं। अब अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसे क्या कहेंगे हम लोग? वो है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं उप संयोजक संख्या के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? उप संयोजक संख्या के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है? यानी कुल लिगेंड, क्या है? कुल लिगेंड जो सीधे रूप से, क्या बोल सकते हैं? कुल लिगेंडों की संख्या जो सीधे रूप से केंद्रीय परमाणु धातु यानी CMA से जुड़ा होता है, उसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, यानी उप संयोजक संख्या कहते हैं। उदाहरण स्वरूप हम ले लिया जाए AgNH3 2 प्लस। यहाँ कुल लिगेंड कितना है? 2 है, यानी समन्वय संख्या कितनी है? 2 है आपकी। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है? 2 है। और उदाहरण लिया जाए FeH2O6 3 प्लस। यहाँ कुल कितने लिगेंड है? 6 है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। यहाँ लिया जाए NiCO4, कुल लिगेंड कितना है? 4 है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उप संयोजक संख्या कितनी है? 4 है। अगर लिया जाए यहाँ पे K2HgI4, तो यहाँ कुल लिगेंड कितने हैं? 4 है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है। इस तरह हम कोऑर्डिनेशन नंबर को परिभाषित कर सकते हैं। अगला जो बिंदु है वो आपका है समन्वय बहुफलक। क्या है? समन्वय बहुफलक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन के नाम से हम जानते हैं। ये क्या होता है? तो जब हम उपसह संयोजक यौगिक को दिक् स्थान में दर्शाते हैं तो उसे हम समन्वय बहुफलक कहते हैं। तो उसे हम समन्वय बहुफलक के नाम से जानते हैं या कहते हैं। जैसे उदाहरण है, मान लीजिए कि मैंने
यहाँ पर लिया Cu NH3 4 और +2। अगर मैं इसको दर्शाऊंगा तो वर्ग समतलीय के रूप में दर्शाऊंगा, यानी क्या हो जाएगा Cu NH3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा +2। ये इस दर्शाने की व्यवस्था को ही क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन के नाम से जानते हैं। एक और उदाहरण अगर ले लिया जाए, मान लीजिए कि आपके पास हो NiCO4 और इसको दर्शाना है, तो अगर इस रूप में दर्शाना है तो मैं कैसे दर्शाऊंगा, इस तरह दर्शाऊंगा ही आप। तो इसी द्विक स्थान यानी 3 डायमेंशनल स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है लिगेंड और केंद्रीय परमाणु धातु का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन के नाम से जानते हैं। अगला जो बिंदु है वो है आपका केंद्रीय परमाणु धातु। केंद्रीय परमाणु धातु जिसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। अब इसको कैसे परिभाषित करेंगे, तो बोलेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यानी उपसंयोजक यौगिक में जिससे सीधे रूप से लिगेंड जुड़ा होता है उसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं हम लोग, केंद्रीय परमाणु धातु के नाम से जानते हैं। यानी आप बोल सकते हैं उपसंयोजन क्या बोल सकते हैं, ऐसा उपसंयोजन यौगिक जिसमें लिगेंड सीधे रूप से जिस धातु परमाणु से जुड़ा होता है उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, केंद्रीय परमाणु धातु बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण है CONH3 6 3+। यहाँ पर ये CO क्या है, केंद्रीय परमाणु धातु आपका। और उदाहरण ले सकते हैं CuNH3 4+ का 2। यहाँ Cu भी क्या है, केंद्रीय परमाणु धातु का उदाहरण आपका है। जैसे हम ले लिए NiCO4, यहाँ भी Ni क्या है, केंद्रीय परमाणु धातु का उदाहरण है। अगला जो बिंदु है उसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जिसको बोला जाता है समन्वय सत्ता। सत्ता क्या बोलते हैं, समन्वय सत्ता के नाम से जानते हैं। अब समन्वय सत्ता क्या होती है, तो जब केंद्रीय परमाणु धातु लिगेंड से जुड़ जाता है और वो गुरु कोष्ठक में लिख दिया जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, समन्वय सत्ता बोलते हैं। यानी बोल सकते हैं जब केंद्रीय परमाणु धातु लिगेंड से जुड़कर उपसंयोजक यौगिक बना लेता है, तो इसी व्यवस्था को समन्वय सत्ता कहते हैं। क्या बोलते हैं, समन्वय सत्ता कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, समन्वय सत्ता बोलते हैं। जैसे उदाहरण है CONH3 6 3+। तो यहाँ क्या है, केंद्रीय परमाणु धातु लिगेंड से रूप से जुड़ा है और किससे, किसमें लिखा हुआ है, किसी गुरु कोष्ठक में लिखा हुआ है। इसी को हम बोलते हैं समन्वय सत्ता। क्या बोलते हैं, समन्वय सत्ता के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसंयोजक यौगिक चैप्टर में हमको पता होना चाहिए। कुछ बिंदु की और बात कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि बात करें हम लोग होमोलिप्टिक व हेट्रो
लिप्टिक संकुल का, या जिनको हम बोलते हैं अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्सेस। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्सेस के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? होमोलिप्टिक और हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कॉम्प्लेक्सेस के नाम से जानते हैं। तो होमोलिप्टिक क्या होता है? तो बोलेंगे वे संकुल यौगिक जिसमें केवल एक प्रकार के लिगेंड जुड़े होते हैं। एक प्रकार के लिगेंड जुड़े होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? होमोलिप्टिक संकुल यौगिक कहते हैं। तो यही क्या आपका होमोलिप्टिक संकुल यौगिक है। ये क्या होमोलिप्टिक संकुल यौगिक है। उदाहरण अगर यहाँ देखा जाए तो NiCO4, यहाँ कुल कितने प्रकार के हैं? 4 हैं, लेकिन एक ही प्रकार का क्या है? लिगेंड उपस्थित है। और उदाहरण लिया जाए तो Mn के साथ H2O6 प्लस का 2, यहाँ तो कुल H2O 6 है, लेकिन सभी जो लिगेंड है वो क्या है? एक ही प्रकार के हैं। और उदाहरण अगर लिया जाए हम ले सकते हैं Fe3 माइनस। तो यहाँ जो कुल लिगेंड है वो तो है 6, लेकिन लिगेंड जो है वो एक जैसे ही है। क्या है? एक जैसे। इसी को क्या बोलते हैं? तो इस तरह के संकुल यौगिक को हम लोग बोलते हैं होमोलिप्टिक संकुल यौगिक बोलते हैं। हेट्रोलिप्टिक की अगर बात की जाए तो इसमें एक से अधिक प्रकार के लिगेंड केंद्रीय परमाणु धातु से जुड़े होते हैं। यानी वे संकुल यौगिक जिनमें एक से अधिक प्रकार के लिगेंड जुड़े होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हेट्रोलिप्टिक संकुल यौगिक कहते हैं। उदाहरण Fe, H2O3, NH3 और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3+। यहाँ देखिए दो प्रकार के हैं, एक जो है H2O है लिगेंड और दूसरा क्या है? NH3 है। और अगर उदाहरण लिया जाए CO, CN4, Cl2, 3-, यहाँ भी दो प्रकार के लिगेंड है, Cn और Cl। यानी यहाँ क्या है कि जो लिगेंड जुड़े हुए हैं एक से अधिक प्रकार के हैं। ऐसे संकुल यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोलिप्टिक संकुल यौगिक कहते हैं। अब इन प्रमुख बिंदुओं में एक और बिंदु बचा हुआ है जिसको बोलते हैं कीलेट। क्या बोलते हैं? कीलेट बोलते हैं। उसको हम लोग देख लेते हैं। तो अगला जो है उसको हम क्या बोलते हैं? कीलेट। अब कीलेट क्या होता है? तो जब हम बोल सकते हैं कि द्विदंतोर या बहुदंतोर लिगेंड केंद्रीय परमाणु धातु से जुड़कर एक वलीय संरचना करते हैं, यानी रिंग रिंग क्या बोलते हैं? रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? इसी प्रभाव को हम लोग कीलेट इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो क्या बोलेंगे? जब द्विदंतोर, जिसको हम क्या बोलेंगे? बाइडेंटेट, या बहुदंतोर, क्या बोलेंगे हम लोग? पॉलीडेंटेट लिगेंड केंद्रीय परमाणु धातु से जुड़कर क्या करते हैं? वलीय
संरचना का निर्माण करते हैं, उसी प्रभाव को किलेट प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किलेट प्रभाव कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप हम देख लिए जाए, उदाहरण स्वरूप अगर देखेंगे इसमें, जैसे मान लीजिए आपके पास है CO EN3 और ऊपर क्या है 3+ है, तो अगर इसको जब जोड़ेंगे यहाँ CO को, तो आप देखिए EN कुछ इस तरह जुड़ेगा। तो अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ क्या बन रहा है आपका, एक वलय संरचना यहाँ पर बन रहा है। क्या बन रहा है? यहाँ पर वलय संरचना बन रहा है। इसी वलय संरचना को क्या बोलते हैं हम लोग? किलेट प्रभाव कहते हैं। एक और उदाहरण ले सकते हैं यहाँ पे, CO C2O4 का होल थ्राइस 3-। तब जब इसको ही बनाएंगे तो CO को ऑक्स के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ क्या होगा? OX यहाँ पे जुड़ेगा, OX यहाँ पे जुड़ेगा, OX यहाँ पर भी जुड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं ऑक्जेलेटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्जेलेटो। तो ये क्या कर रहा है? यहाँ पर वलय संरचना का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है? वलय संरचना का निर्माण यहाँ पर कर रहा है। इसी वलय संरचना के निर्माण को क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को हम लोग बोलते हैं किलेट प्रभाव। अब इस लेक्चर में हम लोग लिगेंड के हम लोग या उपसंयोजक यौगिक के हम कुछ बेसिक्स देखे हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि समायोत्ता क्या होता है, यानी आइसोमेरिज्म क्या होता है, और उससे रिलेटेड सारे टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अगले लेक्चर में हम सामान्यतः हम लोग देखेंगे कि संकरण व्यवस्था कैसे निकाली जाती है, संकरण कैसे निकाला जाता है, और क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन ऊर्जा की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।